हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। तो हम थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट रिवीजन कर रहे थे। तो हमने हाफ पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स का रिवाइज कर लिया था। तो ये सेकंड हाफ है जिसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लेंगे जो हमने टारगेट रखा था। तो जो हमारी सीरीज है इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। तो जैसे कि बच्चे लॉकडाउन के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, थ्योरी पढ़ रखी है, सब कुछ, अब वो सोच रहे हैं कि आगे हम क्या करें। तो ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो वो बच्चे इसको देख कर अपना पूरा जितना पढ़ा हुआ सब रिवाइज कर सकते हैं और जो जो क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे जितने हमारी केमिस्ट्री के अंदर है, और जितने हमसे क्वेश्चन हो पाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। तो इस चैनल के ऊपर आपको फिलहाल पूरी रिवीजन मिलेगी केमिस्ट्री की, और क्या मिलेगा साथ में पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, प्रीवियस वाइज भी हो सकते हैं, और जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद पूरे चैप्टर्स के भी हो सकते हैं। तो वो हम डिसाइड कर लेंगे कैसे करेंगे। तो आप अगर नई नई वीडियोस ऐसे देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो हमने, अगर आपने जो मेरी पहले वाली वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देखो, उसके बाद फिर ये देखना। तो हम दो वीडियोस के अंदर हम जितनी हो सके हमने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है। तो जितना अप्रोक्सीमेट मैंने सारी चीज़ें कवर की है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हमने सिर्फ, और मैं एक वीडियो के अंदर भी कंप्लीट करा सकता था, लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, जिस कारण हमारी वीडियोस क्या हुई, दो बन चुकी है। तो सेकंड वीडियोस है, तो आप फर्स्ट वीडियोस प्लीज़ देख लेना। तो सेकंड वीडियो के अंदर हमारे जो चीज़ें बची थी वो क्या थी, हम कार्नोट इंजन पे थे। क्या थे? कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? कार्नोट इंजन की पहले तो हमें क्या पढ़नी है? एफिशिएंसी। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है? माइनस वर्क डब्ल्यू और हीट। जो डब्ल्यू होता है वो होता है क्यू एच माइनस में क्यू सी। हीट एट हाई टेम्परेचर, हीट एट लो टेम्परेचर। ये हीट है जो अब्जॉर्ब हुई है, और ये हीट है जो लॉस हुई है। ये हाई टेम्परेचर, हाई सोर्स जो हम सोर्स लेते हैं जो हाई टेम्परेचर पर, वो इसके ऊपर है, और ये है लो टेम्परेचर के ऊपर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू सी, ये होता है हमारा क्यू सी और क्यू एच। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू एच और क्यू सी अपॉन में क्यू एच, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद फॉर्मूला होता है हमारा टी एच माइनस टी सी अपॉन में टी एच, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। और वर्क, एक तो एफिशिएंसी याद रखनी कार्नोट इंजन के अंदर, एक हमें याद रखना है वर्क, कि वर्क क्या होता है? वर्क होता है माइनस आर नेचुरल लॉग वी टू अपॉन वी वन और टी एच माइनस टी सी। क्या है? वी टू अपॉन वी वन और टी एच माइनस टी सी। और इसके अंदर जो ग्राफ बनता है, एक आपको एक ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ किस किसके बीच में होता है? ये एक ग्राफ होता है पी और वी के बीच में, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर होती है हमारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, यहाँ पर क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है? एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। यहाँ पे होता है वी वन टी एच, वी वन और टी एच। यहाँ पर वी टू टी एच, वी थ्री टी सी और वी फोर टी सी। ये वैल्यू होती है भाई, ठीक है। और साथ में हम प्रेशर भी लिखते हैं। यहाँ पर प्रेशर पी वन हो जाएगा, यहाँ पर पी टू, यहाँ पर पी थ्री, यहाँ पर पी फोर। तो आपको एक एफिशिएंसी याद रखनी है, ये होती है। वर्क डन याद रखना है। ग्राफ किस किस के बीच में होता है? पीवी का ग्राफ को आपको पता है, कुछ एक ग्राफ और भी जो आपको पता होने चाहिए। वो ग्राफ क्या है? अगर मैं ये बोलूं टेम्परेचर, टेम्परेचर और एच हो, या फिर
यू हो, इनके बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एच हो या फिर यू हो। ऐसे ही एच हो या फिर यू हो या फिर टी हो, और किसके रिस्पेक्ट में, एस के, उसका ग्राफ क्या आएगा, एक स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एस और टी लिखूंगा, उसका भी यही होगा। तो ये कुछ अगर आप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एच और एस के बीच में ये आता है यू एस टी एस। ऐसे ही एच यू का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन आती है। ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये कार्नोट इंजन हो गया। इसके बाद क्या आता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, उसके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं क्या क्या है। हम वो फॉर्मूलाज पढ़ते हैं जो हमारे पेपर के अंदर हमें हेल्प करेंगे। रेफ्रिजरेटर, इसमें पढ़ेंगे हमारी एफिशिएंसी क्या होती है, बीटा। कुछ नहीं होता, जो नीटा होती है हीट इंजन के अंदर, एफिशिएंसी क्या आती है हमारी, डब्ल्यू अपॉन में क्यू एच। सिर्फ क्या करना है, एक तो रिवर्स करना है, रिवर्स कर दिया हमने। और जो हाई टेम्परेचर पे होती है हीट, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर क्यूसी, इसमें क्यू एच होता है, इसमें क्यूसी होता है, सिर्फ रिवर्स करना है। ये हो गया हमारी एफिशिएंसी, टी सी माइनस टी एच अपॉन में, नहीं, टी सी अपॉन में टी एच माइनस टी सी, ये एफिशिएंसी होगी। और एक आता रिलेशन कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी और रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है ये बीटा प्लस वन, बीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में बीटा प्लस वन। ये क्या होता है, इसका रिलेशन होता है। ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है, अगर हम हीट के रिस्पेक्ट में रखना चाहें तो वो भी है। आपको बीटा का पता होना चाहिए, इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। उसके बाद आता है हीट पंप। हीट पंप में क्या होता है, जो हीट पंप की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। क्या होती है, हीट इंजन की एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ हीट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। सिर्फ ये पता होना चाहिए। एफिशिएंसी क्या थी हीट इंजन की, उसकी कार्नोट इंजन की ये थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यू एच अपॉन में डब्ल्यू, ये हीट पंप की एफिशिएंसी होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या आता है उसके बाद आते हुए एंट्रोपी। क्या आती है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, टू मेजर द रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर, कि हमारे क्रिस्टल के अंदर या फिर कोई भी क्यूब है, कोई भी स्ट्रक्चर, उसके अंदर कितनी रैंडमनेस है। जैसे हमारा पूरा कमरा है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगी, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, उतना ज्यादा रैंडमनेस होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एंट्रोपी। तो मेजर द रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डेनोट करते हैं ऐसे। इसका फॉर्मूलाज क्या होते हैं, एंट्रोपी एक तो होती है डी एस इक्वल टू में डेल्टा एच अपॉन में टी, टी एक ही होती है। एक होती है रेजिडुअल रेजिडुअल एंट्रोपी, क्या होती है, एस के नेचुरल ऑफ डब्ल्यू, ये होती है। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू क्या होता है भाई, रीअरेंजमेंट, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट, नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट होती है। तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन में टी। जो ये टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर कौन सा होता है, बॉइलिंग पॉइंट का भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट का भी हो सकता है, और सब्लिमेशन पॉइंट का भी होता है। जिसके ऊपर फेज ट्रांजिशन पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है यहाँ पे। और इसके अंदर फॉर्मूला क्या क्या होते हैं एंट्रोपी के अंदर, ds इज इक्वल टू क्या होता है, cv और क्या होती है इसके अंदर
डी टी अपॉन डी होता है, डी टी अपॉन टी प्लस में आर डी वी अपॉन में वी, और एक होता है डी एस इज इक्वल टू में सी पी डी टी अपॉन टी प्लस में आर डी पी अपॉन, ये होता है जनरल फॉर्मूला। इससे फॉर्मूला निकालते हैं हम। इस इक्वेशन से फॉर्मूला क्या क्या आता है, एक तो ये आता जो कि विदाउट लिमिट, एक आता है विद लिमिट। विदाउट लिमिट का क्या होता है, सी वी नेचुरल लॉग वी प्लस में नेचुरल लॉग टी और आर नेचुरल लॉग वी। सिर्फ क्या किया है, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया विदाउट लिमिट। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग टी होता है, और प्लस में एक कांस्टेंट लगता है जो कि एस नोट होता है। और विद लिमिट के साथ करूंगा डेल्टा एस सी वी नेचुरल लॉग, लिमिट क्या होगी v2 से v1 t2 से t1, तो t2 अपॉन t1 प्लस में r नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1। इसी तरह इसमें हो जाएगा दो केस, विदाउट लिमिट विद लिमिट क्या होगा, cp नेचुरल लॉग t प्लस में r नेचुरल लॉग p प्लस में एस नोट। विद लिमिट में क्या होगा, cp नेचुरल लॉग t2 अपॉन t1 प्लस में r नेचुरल लॉग, यहाँ पे होता है माइनस, क्या होता है माइनस p2 अपॉन p1। आपको ये दो फॉर्मूले तो मस्ट है याद रखने, ये दो फॉर्मूले तो याद रखने। डायरेक्ट क्या आता है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस देर क्यों, तो ये चीज जीरो हो जाती है और ये किसकी इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखे तो डेल्टा एस इसके इक्वल हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं। एक फॉर्मूला होता है ds इक्वल टू में क्या होता है, जिसके अंदर cp और cv को रिलेट कर रखा है, वो क्या होता है cv dp अपॉन p प्लस में cp dv अपॉन में v। क्या होता है इसका फॉर्मूला, cv नेचुरल लॉग p2 अपॉन p1 प्लस में cp नेचुरल लॉग v2 अपॉन v1। एक फॉर्मूला याद, ये तीन फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, ये भी याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो इसके बाद एक फॉर्मूला जो हमने बताया था, क्या फॉर्मूला था वो, डेल्टा एस इक्वल टू में डेल्टा एच अपॉन में टी। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, टोरंटो रूल के अकॉर्डिंग है। स्पेलिंग देख लेना भाई, क्या है टोरंटो रूल, क्या है टोरंटो रूल आया। तो ये फॉर्मूला आपको एंट्रोपी के अंदर पता होने चाहिए। और जो ये फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एस इक्वल टू में डेल्टा एच अपॉन में टी, ये किसके इक्वल होता है, एक 10.5 आर के इक्वल होता है। कांस्टेंट क्वांटिटी के अंदर कांस्टेंट, एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। और ये कब होता है, किस केस में होता है, इन केस ऑफ वेपराइजेशन। और वेपराइजेशन के अंदर भी टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 150 केल्विन से क्या होगा, नीचे होगा, 150 केल्विन से नीचे होगा। और नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पर ना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये जो है बॉइलिंग पॉइंट, ये 150 केल्विन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारा डेल्टा एस किसके इक्वल होता है, 10.5 आर के इक्वल होता है। एक आपको ये याद रखना है। और एंट्रोपी के बाद क्या आता है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। क्या आती है, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। जो मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूं ना, ये आप एक कॉपी में नोट करते चलो, क्योंकि इनकी जो टपड़े को क्वेश्चन के अंदर पड़ेगी। जब कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स बेस आते हैं,
फॉर्मूला बेस आते हैं। तो आपको फॉर्मूला अगर पता होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होती है हमारी डेल्टा एच मिक्सिंग होती है, और जो किसकी इक्वल होती है, जीरो की इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, जीरो की इक्वल होती है। और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एस मिक्सिंग, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर समेशन ऑफ एक्स आई नेचुरल लॉग एक्स आई। ये किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। आर समेशन ऑफ एन आई नेचुरल लॉग एक्स आई, ये किसके लिए होता है, एन मोल के लिए। डेल्टा एस मिक्सिंग ये जीरो होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होती है। और मिक्सिंग के दौरान क्या होनी चाहिए, नो केमिकल रिएक्शन, उस टाइम कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। उस टाइम क्या होती है हमारी, डेल्टा एस मिक्सिंग जीरो होती है, डेल्टा वॉल्यूम वी मिक्सिंग जीरो होती है। लेकिन डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है 1 मोल के लिए होती है, एन मोल के लिए ये होती है। इसके साथ में ये बताता हूँ गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी मिक्सिंग, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस आर समेशन ऑफ एक्स आई नेचुरल एक्स आई, ये होती है माइनस आर समेशन ऑफ एन आई नेचुरल एक्स आई। 1 मोल के लिए ये होती है, एन मोल के लिए ये होती है। ये आपको याद रहनी चाहिए बात। इसके बाद आता है गिब्स पैराडॉक्स। क्या होता है, गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स में क्या होता है कि कोई सेम गैस है लेकिन डिफरेंट अमाउंट के अंदर है। जैसे 1 मोल ऑफ N2 प्लस में 3 मोल ऑफ N2 प्लस में 4 मोल ऑफ N2 मिक्स कर दी, तो इसके हमें क्या बतानी है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग बतानी है। क्या बतानी है, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है, जीरो। तो अगर हम सेम मोल मतलब सेम गैस लेते हैं उसके लेकिन डिफरेंट अमाउंट के अंदर होगा, या सेम अमाउंट में भी हो सकता है, उसकी डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगी, जीरो। उसके साथ कोई अदर गैस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ओनली क्या होनी चाहिए, एक गैस प्रेजेंट होनी चाहिए। वो सेम अमाउंट में भी हो सकती है, डिफरेंट अमाउंट में भी हो सकती है, उसकी डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होती है, जीरो होती है। अदर गैस उसके साथ प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है, ये गिब्स पैराडॉक्स। उस टाइम डेल्टा मिक्सिंग क्या होगी, जीरो होगी, अगर सेम गैस के डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स या फिर सेम नंबर ऑफ मोल्स हमने ले रखे हैं तो। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, इसके बाद बचता हुआ हमारा कैल्पेरियन इक्वेशन बचती है। इसके बाद सबको पता है कैल्पेरियन इक्वेशन, कैल्पेरियन इक्वेशन। कैल्पेरियन इक्वेशन क्या होती है भाई, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। जो क्या होता है हमारा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। ये हम किससे निकाल के लेके आए हैं, जो हमने पीछे किया था हमारा मैजिक स्क्वायर, क्या था, एस पी टी वी ए जी ए यू, ये था, जिसके अंदर क्या था, डीपी अपॉन डी टी, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी। देखो अगर आपको ये पता है तो आप गलती को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, डेल्टा वी। तो ये हमारा क्या होता है, कैल्पेरियन इक्वेशन होती है। और मैं पीछे पढ़ गया था, डेल्टा एस की वैल्यू क्या थी, डेल्टा एच अपॉन में टी, ये वैल्यू थी, डीपी अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। और इसमें अंदर ग्राफ जो होता है वो किसके विद रिस्पेक्ट में होता है, पी और टी के। और जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डीपी अपॉन डी टी, क्या होता है हमारा स्लोप होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। एक तो ये याद रखना अपने को। उसके बाद क्या रखना है, इंटीग्रेटेड फॉर्म याद रखनी है इनकी, क्या रखनी है, इंटीग्रेटेड फॉर्म्स याद रखनी है।
इन केस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग के केस के अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा वी और में टी और डी टी, दोनों साइड में क्या कर दूं, इंटीग्रेशन कर दूं, तो मेरा क्या आएगा, पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा वी और वन अपॉन टी की क्या होती है, नेचुरल ऑफ टी हो जाएगा। ये फोन आपको याद रखना है। जो चेंज इन वॉल्यूम है, मेल्टिंग के केस में क्या होता है, सॉलिड किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। जो डेल्टा वी होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, तो ये याद रखनी है। और इन केस ऑफ वेपराइजेशन, उस केस में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, नेचुरल लॉग पी टू अपॉन पी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर नेचुरल लॉग टी टू माइनस टी वन अपॉन में टी वन टी टू। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, नेचुरल लॉग पी टू अपॉन पी वन और डेल्टा एच अपॉन आर, ये वैल्यू हमें याद रखनी है। जो ये वैल्यू आती है ये किसके साथ आती है, विद लिमिट के साथ। एक वैल्यू होती है विदाउट लिमिट, उसकी वैल्यू क्या होती है, नेचुरल ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस में डेल्टा एच अपॉन आर वन अपॉन टी इक्वल टू में कॉन्स्टेंट। आपको ये वैल्यू भी याद रखनी है। इसका ग्राफ क्या बनता है, नेचुरल ऑफ पी वन अपॉन टी, इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या बनता है, ग्राफ बनता है, और इस वे में बनता है। नेचुरल ऑफ पी वन अपॉन टी का ग्राफ क्या है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, ये नेचुरल ऑफ पी माइनस डेल्टा एच अपॉन आर डॉट में वन अपॉन टी प्लस सी। तो आपको कैलपेरियन इक्वेशन के अंदर ये पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में इन केस ऑफ मेल्टिंग केस में ये फॉर्मूला याद पता होना चाहिए, इन केस ऑफ वेपराइजेशन ये पता होना चाहिए, और अगर विदाउट लिमिट दे रखा हो तो ये आता है, ये ग्राफ पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आती है इसकी एप्लीकेशन, क्या आती है कैलपेरियन इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या क्या होती है, जिसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन प्रेशर, कि प्रेशर के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है, मतलब प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या फिर प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, वो देखना हमें। कैसे देखेंगे, dp अपॉन dt किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच अपॉन में टी डेल्टा वी, इसके इक्वल होता है। और हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, लिक्विड किस में जाता है, गैस में जाता है, लिक्विड किस में जाता है, गैस में। जब लिक्विड गैस में जाता है उस टाइम डेल्टा एच क्या होती है, लिक्विड गैस में जाएगा तो डेल्टा एच क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि हम हीट देंगे तभी कोई लिक्विड किस में जाएगा, गैस में जाएगा। और डेल्टा वी जो होती है क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, गैस की वॉल्यूम क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा, इसके कंपेरिजन तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा वी भी पॉजिटिव, टी भी पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो इसका मीनिंग क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, मीनिंग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि प्रेशर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट होता है प्रेशर से, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड किस में जाता है, लिक्विड में। dp अपॉन dt क्या होती है, डेल्टा एच अपॉन में टी डेल्टा वी। हमें पता है सॉलिड से लिक्विड हमें हीट देनी पड़ती है, तो गेन ऑफ हीट पॉजिटिव,
डेल्टा वी वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड माइनस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है देन सॉलिड से। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भाई कम होता है। हम यही सोचते हैं, यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैस का ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का, लेकिन ऐसा नहीं होता। गैस का सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड से भी लिक्विड से भी, लेकिन सॉलिड का लिक्विड से ज्यादा होता है। तो ऐसा होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा लिक्विड से, और इसका इससे ज्यादा, गैस का भी ज्यादा सॉलिड का भी ज्यादा। तो अगर सॉलिड का ज्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू का ज्यादा हो, तो डेल्टा वी क्या होगी मेरी, नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव। तो मतलब प्रेशर बढ़ाने से क्या हो रहा है, मेरा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो आपको यह बात याद रखनी है कि प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है भाई। प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और ये किस किस केस में होता है, सिर्फ ये होता है सिर्फ H2O, सल्फर और बिस्मिथ, क्योंकि इन केस के अंदर जो सॉलिड की वॉल्यूम होती है वो लिक्विड से ज्यादा होती है, सिर्फ इन केस में। बट अगर हम क्या ले लें, CO2 ले लें और क्या ले लें, सल्फर, वैक्स, इन केस के अंदर जो वॉल्यूम होती है वो लिक्विड की ज्यादा होती है सॉलिड से। अगर लिक्विड की ज्यादा होगी सॉलिड से तो डेल्टा भी पॉजिटिव, मतलब dP/dt पॉजिटिव, मतलब प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा इनका। तो जो CO2 का ग्राफ होता है, क्या होता है ग्राफ, P/T, वो कैसा ग्राफ होता है हमारा, जो फेज ग्राफ बनाते हैं हम, ऐसे होता है। क्या होता है, ऐसे कि प्रेशर बढ़ा रहा हूं, क्या हो रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, तो मेरा टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये CO2 का ग्राफ हो सकता है। लेकिन H2O का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, प्रेशर अपॉन T, कि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन इसमें प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये ग्राफ होता है CO2 का और ये होता है H2O का। ठीक है भाई, ये ग्राफ ऐसे आते हैं, जो हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं कैल्पेरियन इक्वेशन से, उसी से जो हमारे ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ होता है, फेज डायग्राम होता है, वो इसी से बनता है। इसी तरह अगर मैं देखूं सब्लिमेशन के ऊपर, किस पे, सब्लिमेशन पे, तो उसके अंदर भी क्या होता है, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से गैस में, तो वॉल्यूम ऑफ गैस ज्यादा होती है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से। तो जो हमारी dP/dt है, डेल्टा H अपॉन में T डेल्टा V, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव। प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब सब्लिमेशन पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा। सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, सब्लिमेशन टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमें कैल्पेरियन इक्वेशन की एप्लीकेशन है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है, क्राइटेरिया ऑफ, क्या यही टॉपिक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। हाँ यही है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का, हमें पता है कि जो एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की, वो क्या होती है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस में एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, और वो क्या होती है, ग्रेट इक्वल टू जीरो होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। जो ग्रेटर साइन है वो किसके लिए होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है, और जो इक्वल टू साइन होता है वो किसके लिए होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग इक्वल टू जीरो होती है, किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में। बट
सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर होती है 0 से इरिवर्सिबल में, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो सिस्टम की एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, dq अपॉन टी। क्या कर रहा है, ये मेरा है सिस्टम और ये क्या है मेरी बाहर की तरफ, ये है सराउंडिंग। जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम में जाती है तो ये हीट गेन करता है, तो प्लस का dq अपॉन dt। लेकिन सराउंडिंग से तो निकल रही है ना, ये रिलीज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो सराउंडिंग जो हीट होगी वो क्या होगी, माइनस की होगी। सराउंडिंग कैंसिल हो गया, आगे जीरो। एक ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। क्या है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, क्या क्या है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, क्या क्या है हमारे, जी है, एच है, ए है, यू है, गिव्स एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी हमारी क्या होती है, डी यू। डी यू क्या होती है, आप बताओ क्या होती है डी यू। डी यू होती है टी डी एस माइनस में पी डी वी। ये मैंने कहां से लिखा, मैजिक स्क्वायर से लिखा, मैजिक स्क्वायर से, मैक्सवेल की इक्वेशन है, डी यू टी डी एस माइनस पी डी वी। ये डी यू का ये रिलेशन जो आपको याद रखना है। उसके बाद दो फंक्शन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। दोनों को एक साथ कराऊंगा कंपेयर करवा के, जिससे हमें दोनों चीजें याद रहे। इसे डिनोट करते हैं जी से, इसको एच से, ए से, सॉरी इसको ए से करते हैं। तो जी क्या है हमारा, जी होता है एच माइनस में टी एस। क्या होता है, एच माइनस में टी एस। लेकिन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन में एच की जगह क्या होता है, सिर्फ एच की जगह होता है यू, यू माइनस एस। जो भी चेंज आएगा सिर्फ किस में आएगा, एच में आएगा। एच होता है, इसमें क्या होता है, यू होता है। उसके बाद इन दोनों के अंदर जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो क्या होता है, जो ए होता है वो जी प्लस पीवी होता है, जी प्लस पीवी होता है। ये आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, जी इज इक्वल टू में ए प्लस पीवी, ये होता है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है जी इक्वल टू ए प्लस पीवी। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि डेल्टा जी अपॉन डी टी, इसके तीन फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं एक सेकंड देख लेता हूँ, गलत ना लिखा दूं आपको। कर्ली अपॉन कर्ली टी, डेल्टा जी अपॉन टी। ये क्या होता है मेरा, माइनस में डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर होता है। क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर होता है। कर्ली अपॉन वन अपॉन टी डेल्टा जी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होता है, ये मेरा होता है डेल्टा एच होता है ये। इसी तरह इसी से रिलेट करूंगा, ये क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन में टी कर्ली टी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में एच की जगह क्या पुट करूंगा, यू अपॉन में टी स्क्वायर, और डेल्टा ए अपॉन में टी और कर्ली वन अपॉन में टी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू। आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये यहाँ से है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस होता है। और जो डेल्टा एस की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, डेल्टा एस की वैल्यू होती है हमारी कर्ली जी अपॉन में कर्ली टी। ये कहाँ से लेके आए, मैजिक स्क्वायर से। जो एस की वैल्यू होती है वो ये होती है डेल्टा जी। तो इसकी जगह अगर मैं पुट कर दूं डेल्टा एच माइनस में टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होता है प्लस डेल्टा जी अपॉन में कर्ली टी। ये आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे इन दोनों क्या रिलेट करते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इनके।
और जी के कुछ और भी फॉर्मूलाज है, वो भी हमें क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। क्या क्या है, एक तो यही है डेल्टा जी क्या होता है मेरा माइनस एन एफ ई नोट सेल, ई नोट सेल ये होता है जो हमें किसमें पढ़ते हैं, काइनेटिक्स के अंदर। और क्या होता है डेल्टा जी क्या होता है मेरा एन आर टी नेचुरल लॉग वी वन अपॉन में वी टू इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग पी टू अपॉन में पी वन, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू में डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस, ये पढ़ते हैं। और एंट्रोपी के अंदर हमने पढ़ा था डेल्टा एस किसके इक्वल होता है मेरा एन एफ कर्ली ई अपॉन में कर्ली टी। इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सीएसआर नेट के अंदर, एन एफ कर्ली अपॉन कर्ली टी, ये मेरा क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्या है मेरा टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको मैं क्या है यहाँ पुट कर देता हूँ। डेल्टा जी क्या आएगा मेरा डेल्टा एच माइनस में टी एन एफ कर्ली ई अपॉन में कर्ली टी, ये फॉर्मूला बन गया। तो क्या करते हैं सिर्फ जो फॉर्मूला डेल्टा एस का है डेल्टा जी का ये फॉर्मूला है एक दूसरे में क्या है सिर्फ पुट करने हैं, क्या करने हैं सिर्फ पुट करने हैं। जैसे डेल्टा जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, डेल्टा जी क्या होता है डेल्टा एच प्लस टी, डेल्टा एस की वैल्यू हमने पुट करी थी डेल्टा जी अपॉन में कर्ली टी, ये पुट किया था हमने। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या है ये है, तो इसमें पुट कर दूं मैं माइनस एन एफ ई नोट सेल इक्वल टू में डेल्टा एच और माइनस में टी और कर्ली अपॉन में कर्ली टी एन एफ ई नोट सेल, ये आ गया। अब क्या करूंगा इसको सोल्व करके माइनस में एन एफ ई नोट सेल डेल्टा एच, एन एफ कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लूंगा, एन एफ टी कर्ली ई अपॉन में कर्ली टी, क्या आ गया यही फॉर्मूला आ गया। डेल्टा जी किसका क्या है माइनस में एन एफ ई नोट सेल, ये फॉर्मूला आ गया ना। इफ जो क्या किया इसने इसको कंपेयर कर लिया, इस फॉर्मूले को किससे कंपेयर कर लिया डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से। अगर कंपेयर करूंगा तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी मेरी ये वैल्यू आएगी जो ये वैल्यू हमने लिख रखी है। तो ऐसे कंपेयर करके सिर्फ आपको क्या एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना आना चाहिए, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके अंदर क्या है डेल्टा जी की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, डेल्टा एस की वैल्यू ये पुट कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद क्या करूंगा डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है हम पीछे पड़ गया डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा जी की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, तो क्या हो गया ये फॉर्मूला, ये प्रूफ हो गया। ऐसे क्या एक दूसरे को कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्वेश्चन को ऐसे ही घुमा फिरा के देगा। अगर आपको ये कन्वर्जन आते हैं तो आप क्वेश्चन को क्या है बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हमें क्या डेल्टा जी की वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ क्या डेल्टा जी की वैल्यू याद रखनी है। और क्या आता है इसके अंदर मैंने ये तो आपको सब बता दिया। और एक डेल्टा जो जी होता है डेल्टा जी अपॉन में तो कर्ली जी अपॉन में कर्ली पी एट कांस्टेंट टी जो होता है वो होता है मेरा वॉल्यूम के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है वॉल्यूम के इक्वल होता है। ये किसी मैजिक स्क्वायर से मैं सारे फॉर्मूला निकाल के लेके आ रहा हूँ, जो फर्स्ट लेक्चर उसके अंदर हमने मैजिक स्क्वायर से जितने फॉर्मूला आते हैं वो हमने सारे पढ़े। ये कैसे आता है ये भी हमने वहां पे पढ़ा है, सिर्फ मैंने क्या 4 इक्वेशन बताई थी कौन कौन से ट्रिक से कैसे निकालते, उसी ट्रिक से मैंने ये इक्वेशन लिखी है। तो क्या है अगर मैं इसके अंदर दोनों साइड डेल्टा जी कर दूं डेल्टा वी और इसको उस साइड लेके जाऊं कर्ली डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा वी और डी, बोथ साइड क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन, तो क्या आ गया मेरा जी टू माइनस जी वन डेल्टा वी और पी टू माइनस पी वन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो मेरा डेल्टा जी होता है वो डेल्टा वी पी टू माइनस पी वन के इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। अगर डेल्टा जी जो चेंज है इसके ऊपर अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ इसका तो डेल्टा जी टू माइनस में डेल्टा जी वन क्या आएगा मेरा
डेल्टा V2 माइनस में डेल्टा V1 और P2 माइनस P1, ये फॉर्मूला आ गया। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसको चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको बनाना है, इसके इक्वल होता है, उसको उस साइड लेके इंटीग्रेशन कर दिया। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और ये क्या, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो डेल्टा जी के जितने फॉर्मूलाज है सारे याद रखने हैं, वो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आते हैं, वो भी सारे याद रखने एक साथ। मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ करवा दिए, केमिकल काइनेटिक्स के हो और थर्मो के अंदर जितने फॉर्मूला आते हैं सारे मैंने एक जगह करवा दिए भाई। इसके बाद हमारा टॉपिक क्या बचता है, ये हो गया। एक सेकंड में चेक कर लो कोई अपना रह ना जाए कोई फॉर्मूला। हाँ, एक फॉर्मूला रह गया था, कर्ली डेल्टा जी अपॉन में कर्ली टी, हमने पढ़ा था क्या था मेरा, माइनस में डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वायर था। क्या था मेरा, अपॉन में टी स्क्वायर था। अगर इसका मैं दोनों साइड क्या करूं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी अपॉन में टी टू माइनस में डेल्टा जी अपॉन में टी वन इज इक्वल टू में डेल्टा एच वन अपॉन में टी टू माइनस में वन अपॉन में टी वन। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है। उसके बाद हमारे जो डेल्टा जी के जितने फॉर्मूला सारे हमने कर लिए। एक डेल्टा जी किसके इक्वल होता है हमारा, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग के इक्वल, इसके इक्वल होता है। तो हमने सारे फॉर्मूला कर लिए जितने डेल्टा जी के आते हैं, माइनस एन एफ ई नोट सेल के इक्वल होता है। इसी तरह इन दोनों को, ये डेल्टा जी इसके इक्वल और डेल्टा जी इसके इक्वल है, हम इन दोनों को क्या रख सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। और के देर का ई नोट सेल निकाल सकते हैं, ई नोट सेल देर का तो के निकाल सकते हैं। तो हमने जितने भी डेल्टा जी के फॉर्मूले हैं, गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूले हमने सारे कर दिए। और कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसके लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो ये हमने डेल्टा जी के फॉर्मूले पढ़ लिए। इसके बाद क्या आता है हमारा, इसके बाद आता है किरचॉफ्स इक्वेशन। क्या आती है, किरचॉफ्स इक्वेशन। क्या आती है, किरचॉफ्स इक्वेशन। किरचॉफ्स इक्वेशन क्या कहती है, जो मेरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, मैं बता के आया हूं, डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एच अपॉन में डी टी, ये इसको ऐसे लिखता हूँ डी एच अपॉन में डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आप सबको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर भी इसकी इक्वल होती है। अगर मैं क्या करूं, डी एच को इसको इस साइड लेके आऊं, सी पी और डी टी, ये इक्वेशन आ गई। बोथ साइड क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, एच टू माइनस में एच वन सी पी टी टू माइनस टी वन। आपको ये याद रखना है। ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं ना, ये सारे सारे फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर एक सिस्टम की एंथैल्पी दे रखी है इस टेम्परेचर के ऊपर T1 पे, तो T2 टेम्परेचर के ऊपर उस सिस्टम की एंथैल्पी क्या होगी, अगर आपको इसका Cp दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हैं। अगर चेंज इन एंथैल्पी दे रखी हो, H2 माइनस में डेल्टा H1 डेल्टा Cp T2 माइनस T1। अगर चेंज इन एंथैल्पी दे रखी है H2 की, एक सिस्टम की H2 की T2 टेम्परेचर पर, तो T1 टेम्परेचर उसकी चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, अगर हमें चेंज इन हीट कैपेसिटी अगर कांस्टेंट प्रेशर पे पता होगी तो हम इससे निकाल सकते हैं। किरचॉफ इक्वेशन हमें ये दो फॉर्मूला बता के गया था कि कोई भी सिस्टम की T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी हो और T2 पे हम कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं इसमें। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा क्या आता है,
केमिकल पोटेंशियल। क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम म्यू से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल क्या है हमारा? करली जी अपॉन में करली एन आई, जिस पर टेम्परेचर और प्रेशर और एन जी क्या होता है? इक्वल होता है। ये फॉर्मूला करा के आया हूँ कहाँ पर? जहां पर मैंने जी को किसका फंक्शन बताया था? टी का होता है, प्रेशर का होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल N1 N2 लिया था मैंने। N1 N2 इसमें क्या हो सकता है? N3 N4 Ni तक जा सकते हैं। तो इसने क्या किया? Ni के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन टी पी और जितने अदर पार्टिकल बचे उसको कांस्टेंट कर दिया। इसी तरह डेल्टा ए इज इक्वल टू में डेल्टा एन आई, टी पी और एन जे कॉन्स्टेंट कर लिया अपॉन में यू इज इक्वल टू में एन आई, नहीं कर ली यू अपॉन में कर ली एन आई, टेम्परेचर प्रेशर और एन जे मैंने कांस्टेंट कर दिया, और कर ली एच अपॉन में कर ली एन आई, टेम्परेचर प्रेशर और एन जे मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो भाई केमिकल पोटेंशियल किस किस के इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है और इसके इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। और जो हमने मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ी थी, मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ी थी, क्या थी? मैजिक स्केल से निकालते हैं, क्या थी? एस पी टी वी ए जी ए यू, ये याद है हमें। डी जी इसके साइड वालों को क्या करना है? डेरिवेटिव डीपी अपॉन और डीटी। डीपी और डीटी मैंने अलग अलग रख दिया। उसके बाद इसके अपोजिट चलना है, इसके अपोजिट में है वी, डीपी और डीटी। पी के अपोजिट में क्या है? वी। वी टेल से स्टार्ट किया तो पॉजिटिव, एल से स्टार्ट किया तो नेगेटिव, टी के अपोजिट में क्या है? एस, माइनस में एस। ये मैक्सवेल की इक्वेशन है। अगर हम मैक्सवेल की इक्वेशन को केमिकल पोटेंशियल की टर्म में पढ़ेंगे, अगर मैक्सवेल की इक्वेशन को केमिकल पोटेंशियल की टर्म में पढ़ेंगे, तो उसके एंड में सिर्फ हमें समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई ये लगाना है। जितनी भी हमें चार मैक्सवेल की इक्वेशन है, उसके सिर्फ एंड में क्या लगाना है? समेशन ऑफ एन आई डी म्यू आई। ये हमारी केमिकल पोटेंशियल की टर्म में आ जाएगी, केमिकल पोटेंशियल की टर्म में आ जाएगी। और केमिकल पोटेंशियल और क्या होता है हमारा? हम पढ़ते हैं कि जो केमिकल पोटेंशियल है म्यू है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? टेम्परेचर और प्रेशर भी डिपेंड होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, और चेंज इन केमिकल पोटेंशियल एट चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होता है भाई? ये होता है हमारा एंट्रोपी के इक्वल, और ये होता है हमारा वॉल्यूम के इक्वल। क्या होता है? ये एंट्रोपी और ये वॉल्यूम के इक्वल। तो ये आपको याद रखना है। अगर केमिकल पोटेंशियल चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर कुछ क्या होती है? ये होती है। अगर केमिकल पोटेंशियल चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है? ये होता है। अगर इसको मैं क्या करूं? करली म्यू आई इज इक्वल टू में वी बार और डीपी, इसको उस साइड ले गया, और क्या कर दूं मैं? बोथ साइड क्या कर दूं? इंटीग्रेशन कर दूं। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये हो गया μ2 माइनस μ1 इज इक्वल टू वॉल्यूम और P2 माइनस P1 आपको ये फॉर्मूला क्या रखना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। नो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। ये याद रखना, चेंज इन केमिकल पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम P2 माइनस P1। उसके बाद केमिकल पोटेंशियल को हम आइडियल गैस में पढ़ेंगे और वान डेर वाल गैस में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वान डेर वाल गैस के अंदर। तो आइडियल गैस के अंदर जो चेंज इन केमिकल पोटेंशियल है वो मेरा क्या होता है? आर नेचुरल लॉग पी अपॉन में पी नॉट होता है।
और यही अगर वंडरवाल केस के अंदर लिखूं मैं, वो क्या होता है, आर नेचुरल लॉग एफ अपॉन एफ नॉट। अगर हम आइडियल गैस को लेकर चलते हैं तो प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। अगर वंडरवाल के गैस हो, आइडियल गैस किस गैस, तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, फुगासिटी बोलते हैं। है क्या है, दोनों ही प्रेशर है, ये भी क्या है प्रेशर और ये भी क्या है प्रेशर, लेकिन हमने क्या किया, आइडियल गैस में पी से डिनोट कर दिया, वंडरवाल केस में एफ से डिनोट कर दिया। और हमें पता है एफ अपॉन एफ जो होता है, एफ अपॉन पी क्या होता है हमारा गामा, जो क्या होता है हमारा फुगासिटी कांस्टेंट, क्योंकि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, इसकी जगह हमने कांस्टेंट लगा दी। तो आपको ये ये पता होना चाहिए। मैंने प्रेशर और फुगासिटी को अलग अलग लिखने की जगह एक फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इसके अंदर एक्टिविटी के अंदर, किसमें, एक्टिविटी में। अब मैं सिर्फ ये एक फॉर्मूला पढ़ूंगा, जब इस फॉर्मूला को मैं आइडियल गैस में पढ़ूंगा, किसमें, आइडियल गैस के अंदर पढ़ूंगा, तो मैं एक्टिविटी जो ए है मेरी उसको क्या बोलूंगा मैं, पी अपॉन में पी नोट। अगर वही मैं वंडरवाल केस के अंदर पढ़ूंगा तो एक्टिविटी को क्या बोलूंगा, एफ अपॉन एफ नोट। सिर्फ एक फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला बना दिया इन दोनों को कंबाइन करके एक्टिविटी। अगर वही आइडियल गैस के केस में तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, पी अपॉन पी नोट हो जाएगी। अगर वंडरवाल केस में हुई तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एफ अपॉन एफ नोट क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। और मैं आप पीछे बता गया था कि चेंज इन केमिकल पोटेंशियल मेरा क्या होता है, वॉल्यूम और P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। केमिकल पोटेंशियल इसके इक्वल भी होता है, केमिकल पोटेंशियल इसके इक्वल भी होता है, तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल रख दिया, P2 माइनस P1। तो मेरी जो एक्टिविटी है वो क्या आ जाएगी, म्यू बार, ये आर इसके नीचे चला गया, और ये नेचुरल लॉग ए था, जब इस साइड जाएगा तो ई की पावर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई की पावर में हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं CSIR में, नेट में और गेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। तो आपको सिर्फ उन्हें मैंने सिर्फ क्या कराया, मैंने फॉर्मूले बताया और फॉर्मूलाज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम एक दूसरे से वो बताया। तो अगर आपको ये चीज भी पता है ना तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ये इसका डेरिवेशन क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है, ये आए कहां से है, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, अगर हमें पेपर तक। वैसे अगर हमें क्या डेरिवेशन हमें आने चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज की बात है, अगर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं डेरिवेशन हमें आने चाहिए। अगर आप कहीं PhD में एडमिशन लेते हो तो वहां पर फिर दिक्कत होगी अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। हम सिर्फ क्या करें, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें क्या है पता होना चाहिए क्यों कौन से फॉर्मूले किस किस कंसेप्ट के अंदर आते हैं। अदरवाइज पूरी अगर थर्मोडायनेमिक्स करनी स्टार्ट करें तो उसके अंदर हम डेरिवेशन करते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए जिससे हम हमारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो उसके लिए इतने फॉर्मूले जो मैंने बताए ये इनफ है केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड। और क्या रहता है इसके अंदर, एक ग्राफ आता है भाई, क्या आता है, एक ग्राफ, प्रेशर के बीच में और केमिकल पोटेंशियल के बीच में। ये तो था हमारा एक्सपेक्टेड, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आया क्या, एक्सपेरिमेंट से ये ग्राफ आया। अब ये ग्राफ क्यों आया, एट लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर के ऊपर जो आइडियल गैस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, इक्वल टू वंडरवाल वाल गैस की तरह। आइडियल गैस किसकी इक्वल होगी, वंडरवाल गैस के। जो प्रेशर होगा वो फुगासिटी के इक्वल होगा, किसके ऊपर, एट वेरी लो प्रेशर पे। बट
अगर मैं प्रेशर क्या कर दूं, बढ़ा दूं, एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगी, मेरी अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्या होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो मेरा फुगासिटी क्या होगा, प्रेशर से कम होगा, मेरा फुगासिटी क्या होगा, प्रेशर से कम होगा। एट मॉडरेट प्रेशर अट्रैक्शन डोमिनेट, फुगासिटी लेस देन प्रेशर, एफ अपॉन पी लेस देन 1, गामा लेस देन 1, क्योंकि ये क्या एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है। अगर मैं प्रेशर बहुत ज्यादा कर दूं, एट वेरी हाई प्रेशर, तो उस टाइम क्या होगी, रिपल्सन डोमिनेट। जब मैंने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया उस टाइम क्या होगा, मेरा रिपल्सन क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, किसको, अट्रैक्शन को, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, फुगासिटी ग्रेटर हो जाएगी प्रेशर से, मतलब एफ अपॉन पी ग्रेटर देन 1, मतलब एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये क्वेश्चन मतलब पेपर के अंदर ऐसे आ सकता है कि एट वेरी हाई प्रेशर के ऊपर एफ और पी के अंदर रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये होता है। ये भी पूछ सकता है गामा लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। इसी तरह मॉडरेट प्रेशर भी पूछ सकता है। एट वेरी लो प्रेशर पे दोनों दोनों क्या होते हैं, आइडियल, और ये जो थी ये मेरी किसकी थी, आइडियल गैस के लिए थी, और ये किसके लिए थी, मेरी रियल गैस के लिए। एक्सपेक्टेड नहीं थी, सॉरी भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये मेरी आइडियल गैस की थी और ये मेरी थी रियल गैस की, जो कि वंडर वाल गैस हमारी, उसकी थी कि आइडियल गैस से जो रियल गैस है उसका ग्राफ क्या होगा मैच नहीं किया। तो मैच क्यों नहीं किया, उसका कारण ये था कि हाई प्रेशर के ऊपर, वेरी हाई प्रेशर पर रिपल्सन डोमिनेट होगी, तो मेरा क्या हो गया, फुगासिटी जो वन रियल गैस का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आइडियल में हम पी लेते हैं, इसमें एफ, तो एफ क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया पीस। बट अगर हम क्या करें, मॉडरेट प्रेस पे रहें तो उस टाइम अट्रैक्शन डोमिनेट होती है, और हमारा जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो होता है जो आइडियल गैस का है, वो क्या आइडियल गैस का प्रेशर है वो ज्यादा होगा फुगासिटी से। ठीक है भाई, यहाँ पर फुगासिटी का ज्यादा होगा इससे, तो ये आपको याद रखना है। केमिकल पोटेंशियल के अंदर ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या आता है हमारा चेक कर लेता हूँ। तो जो मैंने अभी ग्राफ बताया उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है, एफ अपॉन पी इज इक्वल टू 0 से पी जेड माइनस 1 अपॉन पी और डी पी। ये इक्वेशन जो हमने अभी आइडियल और रियल गैस का जो ग्राफ पढ़ा था उसके अंदर जो डिसकंटिन्यूटी आ रही है वो इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद क्या आती है, गिब्स 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 धम इक्वेशन, गिब्स धम इक्वेशन। गिब्स धम इक्वेशन क्या बोलती है हमें कि समेशन ऑफ एन आई और डी म्यू आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 0, किसके लिए, 1 मोल के लिए होता है। अगर ये क्या होता है, एन मोल के लिए होता है। अगर 1 मोल के लिए देखें वो भी क्या होता है हमारा 0 होता है। इसी तरह समेशन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होता है 0 होता है। एन मोल के लिए, 1 मोल के लिए भी क्या होता है 0 होता है। ये 4 टर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या है, गिब्स धम इक्वेशन ये बताते हैं हमें कि चेंज इन केमिकल पोटेंशियल विद
किसके साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ का हम अगर सम करते हैं सबका तो क्या होती है, वो जीरो होती है। और चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होती है, जीरो होती है। ये चार इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा एक बोम क्लोरीमीटर। क्या आता है, बोम क्लोरीमीटर। बोम क्लोरीमीटर, इसके अंदर कुछ नहीं, एक फॉर्मूला है डायरेक्ट हीट का, जो क्या होता है, मास ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर, प्लस में हीट कैपेसिटी ऑफ बोम क्लोरीमीटर और चेंज इन टेम्परेचर। क्या हमें बोम क्लोरीमीटर की हीट कैपेसिटी दे रखी है, उसके अंदर जो हमने मास डाला है किसी कंपाउंड का, जब उसको हम बर्न करते हैं तो उसके कारण कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, वो ये कहता है। और टेम्परेचर चेंज किसका होगा, वाटर का। वाटर की हीट कैपेसिटी इतनी है और मास ऑफ वाटर इतना है। अगर ये चीज आपको दे रखी है तो आप उसका क्या निकाल सकते हैं। और जो मेरा बोम क्लोरीमीटर होता है वो होता है क्लोज। क्लोज हो गया तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी मेरी, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम अगर मेरी जीरो होगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। जो मेरा ये होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ, जिसमें डब्ल्यू क्या हो गया मेरा, जीरो। तो जो डी यू है वो किसके इक्वल आ गया, क्यू के। तो यहाँ से जो क्यू की वैल्यू निकलेगी वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगी। अगर इसलिए मेरे को डेल्टा एच भी निकालना है तो कैसे निकालूंगा, मेरे को रिलेशन होता है डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा यू प्लस में वर्क डन। क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में वर्क डन। वर्क डन मेरा जीरो है तो डेल्टा एच क्या हो गया, डेल्टा यू हो गया भाई। डेल्टा एच क्या हो गया मेरा, डेल्टा यू हो गया। ये आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बाद आता है हमारा एक, क्या है हमारा, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। एडियाबैटिक, ये छोटे छोटे टॉपिक है जिसके एक दो फॉर्मूला है जो डायरेक्ट पूछ लेता है, जिसके ऊपर या मतलब न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर सिर्फ आपको क्या है, सिर्फ टेम्परेचर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, माइनस डेल्टा एच अपॉन में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट की प्लस में टी नॉट। ये होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अगर हम फ्लेम टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम पर लेना चाहें, लेकिन हीट कैपेसिटी हमें लेनी प्रोडक्ट की है, रिएक्टेंट की नहीं लेनी है। यहाँ याद रखना आपको किसकी लेनी है, प्रोडक्ट की लेनी है। और प्लस में टी नॉट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिर्फ ये दो गुण आपको याद रखने हैं एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर के अंदर। ये हमारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सारे कवर कर लिए थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। मैं एक चीज चेक कर लेता हूँ कि एक दो फॉर्मूला रह ना गया हो हमारा, वो भी कवर कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है, पेपर के अंदर पूछने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। वंडरवाल गैस के फॉर्मूला, जो हमने जितने पढ़े वो आइडियल गैस के फॉर्मूला थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। पेपर के अंदर आइडियल गैस के ही पूछता है, वंडरवाल गैस के बहुत कम पूछे, रेयर पूछे हुए हैं। लेकिन उसके अंदर भी रिवर्सिबल के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े से। रिवर्सिबल के मैंने लिख दिए, W की जो वैल्यू होती है वो माइनस एन आर टी नेचुरल ऑफ वी टू माइनस एन बी वी वन माइनस एन बी, माइनस में एन स्क्वायर ये 1/v2 माइनस 1/v1। और W जो होता है हमारा वंडरवाल केस के अंदर जो डी होते हैं वो क्या होती है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जो डब्ल्यू होगा वो क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, क्यू माइनस डेल्टा यू। क्यू माइनस डेल्टा यू होता है। तो क्या करूँ, डब्ल्यू ये है, क्यू माइनस डेल्टा यू, ऐसे लिख लेंगे। तो हमें क्या ये फॉर्मूला याद करने का ट्रिक है ये, कि ये किसका हो गया, क्या होगा, ये फॉर्मूला किसका हो गया, क्या होगा, एन आर टी नेचुरल वी टू माइनस वी वन माइनस एन टी। और ये किसका हो गया, डेल्टा यू का।
और इसे ये सिर्फ मैंने ट्रिक बनाया कि ऐसे हम याद रख सकते हैं। W का फॉर्मूला ये होता है, डी क्या हो गया nRT नेचुरल ऑफ V2 माइनस NB V1 माइनस NB। डेल्टा U क्या होता है ये n स्क्वायर A V2 माइनस 1/V1। ये मेरा डी क्या होता है, ये मेरा क्या होता है डेल्टा U होता है। माइनस प्लस आप याद रखिएगा, डेल्टा एस माइनस 2 डेल्टा U प्लस में n स्क्वायर B RT 1 में V2 माइनस B माइनस 1 में V1 माइनस B। और ये होते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक डी क्यू क्या होता है, जीरो होता है हमारा। तो क्या होता है डेल्टा यू इक्वल टू में डब्लू दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो डेल्टा यू के फॉर्मूला वही मेरे डब्लू के है। तो एन सी वी टी टू माइनस टी वन माइनस में एन स्क्वायर ए 1/V2 माइनस 1/V1। और डेल्टा एच का क्या है एन सी वी टी टू माइनस टी वन माइनस में 2 एन स्क्वायर ए 1/V2 माइनस 1/V1 प्लस में एन आर टी टू वी टू माइनस एन बी टी वन V1 अपॉन में V1 माइनस एन बी। जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के फॉर्मूले सेम है जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के। ऐसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल के भी है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मैंने वो यहाँ पर लिख दिए तो यहाँ पर हमारी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो दोनों अच्छी तरह से देख लिया है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। 80% गारंटी है कि सारे क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो कार्नोट इंजन की भी नहीं होती। तो हमें पूरा थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर हमने 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया है, क्विक रिवीजन कर लिया है। तो आप अब आसानी से जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कमेंट कर देना, और मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने भी क्वेश्चन है। तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, जिससे मेरे को क्या मिलेगा, मोटिवेट मिलेगा, और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। तो थैंक यू।